नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सवाल यह है कि जवाब कौन देगा, क्योंकि जो जवाब देने की स्थिति में है दरअसल सवाल उन पर ही उठ रहा है जो जवाब देने की स्थिति में है कि भाई राजस्थान के अंदर घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो गर्मी से परेशान हैं, जिनके माथे से पसीना छूट रहा है, वो बीमार जो घर में इंतजार कर रहे हैं कि भाई बिजली आए, थोड़ा सुकून मिले। अब जरा सोचिए, रात के अंधेरे में चैन से राजस्थान सो रहा होता है, अचानक से 2-2, 3-3 घंटे के बिजली के कट और नींद हराम होती है। और जो जिम्मेदार हैं वो आराम से सोते हैं, और नहीं भी होते तो भी उनके घर में रखे हुए जो साजो सामान है वो एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस कराते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, और वाकई में फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो जिम्मेदार हैं दरअसल वहीं से कमियां शुरू होती हैं। आज जब फर्स्ट इंडिया ने रियलिटी चेक किया तो जो तस्वीरें सामने आई वो समझ नहीं आया कि मरुधरा जो धरा तप रही है और उस तपती धरा के अंदर आम आदमी परेशान है। आम आदमी सोच रहा है कि बस बिजली आ जाए तो 2 वक्त का सुकून मैं ले लूं, और जिनके पास जिम्मेदारी है वो कमरों में नहीं है, दफ्तरों में नहीं है, जहां चिंतन होना चाहिए वहां की स्थिति चिंतनीय नजर आती है, किसी को फर्क पड़ नजर नहीं आता। आज फर्स्ट इंडिया ने जब अलग अलग सरकारी दफ्तरों में जाकर देखा तो बहुत बेहतरीन नजारे सामने आए। कोई नहीं कमरों के अंदर, लेकिन वहां एसी चल रहा है, वहां लाइट चल रही है, वहां पंखे चल रहे हैं, और आमजन को क्या कहा जा रहा है कि बिजली बचाइए, बिजली की भारी कमी हो रही है और इसकी वजह से बिजली कटौती करनी पड़ रही है। अब जरा बताइए इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो, और जो लापरवाह हैं वही दरअसल जिम्मेदार, और जो जिम्मेदार हैं वही दरअसल लापरवाह। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और इस दौरान हम नंबर फ्लैश करें, आप भी हमें फोन कीजिए, अपनी पीड़ा को बताइए। क्या पता आपकी पीड़ा को सुनकर उनको एहसास हो कि दफ्तर में ना रहे हम तो कम से कम बिजली तो बंद कर दे। शुरुआत करते हैं एक तस्वीर के साथ। इस तस्वीर को जरा देखिए, क्योंकि ऊर्जा मंत्री के दफ्तर की तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको ऊर्जा मंत्री नजर नहीं आएंगे, आपको मंत्री के संतरी नजर नहीं आएंगे, आपको कर्मचारी नजर नहीं आएंगे, लेकिन 24 डिग्री पर चलता हुआ आपको एसी नजर आएगा। इसके अलावा और एसी चलते नजर आएंगे, और साथ में आपको लाइट चलती नजर आएंगी, पंखे चलते नजर आएंगे, और वहां जब कुर्सी पर हाथ रखेंगे तो कुर्सी ठंडा ठंडा कूल कूल कराती महसूस कराती नजर आएगी। जरा सोचिए, ऊर्जा मंत्री का ऑफिस है ये। ऊर्जा मंत्री क्या कह रहे हैं कि भारी किल्लत है भाई, और इस वजह से कटौती हो रही है। तो सवाल यह है कि जब कटौती हो रही है तो जहां कोई नहीं बैठा है वहां क्यों बिजली खर्च की जा रही है? क्या आम जन के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं है? एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह जिम्मेदार की तस्वीर है, मेयर की तस्वीर है। जरा देखिए, यह मेयर का कमरा है, जयपुर मेयर का। यहां आपको एसी चलता नजर आएगा, झमाझम लाइटें चमकती नजर आएंगी, और यहां आदमी कोई नजर नहीं आएगा, ना बंदा ना बंदे की जात, कोई नजर नहीं आएगा आपको तस्वीरों में। और यह तस्वीर देखिए, सेव एनर्जी, अभी दिन गया है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, उस दौरान ये सेव एनर्जी के पोस्टर लगे थे, लेकिन सेव एनर्जी होती नजर नहीं आई। अब एक और तस्वीर दिखाते हैं। भाई चिंतन मंथन हो रहा है ना, तो जो चिंतन कक्ष है उसकी तस्वीरें देखिए। यह चिंतन कक्ष है, जेडीए का चिंतन कक्ष है, यहां भी एसी चल रहे हैं, और तस्वीरें बता रही हैं कि व्यवसाय चिंतनीय है। चिंतन इस बात पर होना चाहिए कि सरकारी दफ्तरों में जो फिजूल खर्ची हो रही है उसको कैसे रोका जाए। आम आदमी भला बेचारा क्या फिजूल खर्च करेगा, उसको तो बिजली मिल ही नहीं रही, वो तो पसीने पोंछने में इतना व्यस्त है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। और क्या वाकई में यही हकीकत है कि आम आदमी मर रहा है गर्मी से, और खास आदमी के जो कुर्सी टेबल हैं वो भी मौज काट रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट के तौर पर अमित मल्होत्रा जी, और हमारे सहयोगी जो बिजली विभाग को देखते हैं एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी,
क्या वाकई में ये तस्वीरें बदली नहीं जा सकती थी? अगर हम कहें कि सरकार संजीदा है, मंत्री संजीदा हैं, विभाग संजीदा हैं, तो फिर इतनी लापरवाही कैसे? विजेंद्र जी, पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही अहम इशू को उठाया है और जो लापरवाही सरकारी विभागों में चल रही है उस पर भी आपने ध्यान आकर्षित करने का सरकार का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं। जैसे आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उन्होंने निर्देश दिए थे कि बिजली, पानी और स्वास्थ्य, ये ऐसी तीनों ऐसी इमरजेंसीज हैं जिनका निर्बाध रूप से पालन होना चाहिए, आपूर्ति होती रहनी चाहिए और उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो आपने दिखाया है दृश्य, वाकई ये दृश्य सुधारने लायक है, क्योंकि जो सरकारी विभाग हैं अगर उनमें इस तरह की फिजूल बिजली चल रही है और उसमें कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई लोग नहीं है, तो निश्चित तौर पर अभी जब हम भीषण गर्मी में जहां 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है राजस्थान का और उस हालात में ये तस्वीर देखते हैं तो वाकई दुख होता है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्य सचिव जी से भी कहना चाहूंगा, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने देखा निर्देश भी दे रहे हैं, मीटिंग्स भी ले रहे हैं, डिपार्टमेंटों का सर्वे भी कर रहे हैं, किस तरह से वो हर विभाग को एक तरह से चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं और चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उसके लिए जो आपने इस मुद्दे को उठाया है और निश्चित तौर पर आप देखिए कि राजस्थान में जो डिमांड है वो लगभग 15,000 मेगावाट की राजस्थान प्रदेश में रहती है और अभी आपने देखा कि हमने इस डिमांड को पूरा करने के लिए जहां 1500-2000 मेगावाट का डिफरेंस आ रहा था, उसमें हमने धौलपुर जो गैस पावर प्लांट है उसको शुरू किया है, जो सूरतगढ़ का एक थर्मल पावर प्लांट का एक यूनिट है उसको भी शुरू किया है और निश्चित तौर पर सूरतगढ़ की जो क्रिटिकल यूनिट है उसको भी जल्दी शुरू कर और जो व्यवस्थाएं हैं आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके उस पर काम जारी है। कोयले की कितने सरकारी दफ्तर हैं सर, और मंथली कितना बिजली का खर्चा आता है, कितनी यूनिट कंज्यूम करते हैं? और देखिए निश्चित तौर पर सरकारी दफ्तर 100 से ऊपर विभाग हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उसके अलावा जो उनके सबऑर्डिनेट्स एसोसिएटेड दफ्तर हैं वो भी निश्चित तौर पर है। ये आपने बात उठाई है, बहुत ही वाजिब बात उठाई है और ये आंख खोलने वाली है न केवल सरकार के लिए बल्कि उन विभागों के लिए भी जहां पर इस तरह का दुरुपयोग नहीं बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है। निश्चित तौर पर वो बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं ना, जहां इस तरह का दुरुपयोग बिजली का किया जा रहा है, जहां हम आम जनता को पूरी बिजली देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वहां हम 2 घंटे की कहीं ना कहीं कटौती कर देते हैं इस भीषण गर्मी में। शाम को और रात को यह भी निर्देश भी दिए गए मुख्य सचिव द्वारा भी और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा भी। ये जो कुर्सियां टेबल रखे इनमें से किसी ने सर्दी जुकाम की शिकायत की? आम आदमी तो कर नहीं पा रहा बेचारा, उसके पास तो बिजली है नहीं। यहां तो 20 पे 16 पे टेम्परेचर पर चल रहा है और सिर्फ कुर्सी और टेबल है। आई क्या शिकायत की? हमें सर्दी जुकाम हो गया, किसी कुर्सी ने शिकायत की हो, टेबल ने शिकायत की हो? बिल्कुल विजेंद्र जी, लापरवाही है और निश्चित तौर पर आपने ध्यान आकर्षित करा है, इसको संज्ञान में लिया गया है, मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान में लिया गया है, मुख्य सचिव द्वारा संज्ञान में लिया गया है और इस तरह की लापरवाही आगे आपको देखने को नहीं मिलेगी। जरा बताइए, सरकारी दफ्तरों से क्या बिजली के बिल भरे जाते हैं या नहीं भरे जाते, या फिर वो बकाया ही चलते रहते हैं और एक वक्त के बाद सेटलमेंट के साथ उसको खत्म कर दिया जाता है? क्योंकि इतनी लापरवाही सिर्फ तब हो सकती है जब किसी को फर्क ही ना पड़ता। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बाकायदा बिल मंथली बेस पे इशू होते हैं और टाइम पे जमा होते हैं, कोई बकाया नहीं रहती है। लेकिन हाँ, बात बिल्कुल आपकी वाजिब है, जब जनता त्रस्त है, जब लाइटें 9-9 घंटे जा गई है, उस टाइम पे इस प्रकार की लापरवाही और इस प्रकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो जो भी जिम्मेदार है, मैं समझता हूं कि प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। पहले भी जो विभाग के CMD MD उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे और ये भी उनको निर्देश दिए हुए थे कि यदि कोई कमरा खाली है, इवन लंच आवर्स में भी यदि आप जाएंगे तो AC और कूलर पंखा बंद करके जाएंगे। ये निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन यदि पालना नहीं होगी तो ये गलत बात है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। यदि तो है ही नहीं, जैसे उधर अगर नहीं है ना कि अगर ऐसा हुआ तो हो रहा है ऐसा, और यदि शब्द नहीं है सर, तस्वीरें दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने बाकायदा रियलिटी चेक किया है। पंकज शर्मा जी, क्या कांग्रेस के दफ्तरों का भी ऐसा ही हाल है? मानकर चलें कि भाई गर्मी इतनी ज्यादा है कि चलाकर ये छोड़ जाते हैं, ना जाने कब साहेब आ जाएं। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने रियलिटी चेक किया और जो स्थिति इस समय प्रदेश की है उसको जनता के सामने लेकर आए। सबसे बड़ी बात जो इस समय है, आपने जो रियलिटी चेक में बताया, JDA वो संस्था है जिसमें लगातार कुछ दौरे मुख्य सचिव ने भी किए और उसकी स्थिति आपने अभी दिखाई। मेयर खुद प्रदेश से बाहर है पिछले 20 दिनों से और ऊर्जा मंत्री भी 15 से 20 दिनों से लगभग पिछले प्रदेश से बाहर है। और फिर इसी स्थिति को हम लोग देख रहे हैं। अपने दर्शकों के लिए किया है। पंकज, हमारे गंगानगर से एक कॉलर जोड़े हैं, मनोज, जरा बताइए क्या कहना चाहते हैं और क्या बिजली है या नहीं है?
सर दिक्कत ये है कि हमारे एरिया की लाइट बहुत ज्यादा जाती है सर, जी। और इससे ज्यादा हम बहुत ज्यादा परेशान है सर। कभी लाइट डिम कर देते हैं, कई बार डिम रहती है लाइट, कई घंटे इसको दिक्कत नहीं किया जाता, ये दिक्कत है सर। अभी 24 घंटे में से कितने घंटे बिजली मिल रही है? हाँ जी, 24 घंटे में से अभी कितने घंटे बिजली मिल रही है? कोई घंटे में लमसम मिलती है हमारे को जी, मान के चलो आप मुश्किल से 17-18 घंटे मिलती है जी। यानी 17-18 कि नहीं, सॉरी, ठीक 5 से 6 घंटे का कट आपको इस वक्त महसूस हो रहा है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी सर। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। विकास भाई, ये तस्वीरें बहुत चौंकाती हैं क्योंकि संजीदगी बहुत अलग तरीके की होती है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि ऊर्जा मंत्री ने तो कहा नहीं होगा कि भाई आप 24 घंटे चला कर रखिए, वो जो वहां के कर्मचारी हैं उन्होंने चला कर रखा होगा, वरना हो ये भी सकता है कि मंत्री आए उससे 5 मिनट पहले मैसेज हो आप चला दीजिए, कमरा ठंडा हो जाएगा, उनको परेशानी नहीं होगी। घंटों घंटों थोड़ी ना चलेंगे। आप विजेंद्र देखिए, आज की जो तस्वीर थी ये व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है, एक हम सिस्टम को बता रहे हैं। आज हमने प्रयास किया इस बात को लेकर के कि जो लोग ये दावा करते हैं कि बिजली की कितनी किल्लत है, किस लेवल तक हम जूझ रहे हैं और उसके बाद में हमको मजबूरन कटौती करनी पड़ रही है, उन लोगों की आंखें खोलने के लिए हमने ये रियलिटी चेक किया। और उस रियलिटी चेक में लगभग 90% हम हमारे रियलिटी चेक में उस प्लान में भी सफल रहे जो हम बताना चाहते थे कि वास्तव में क्या फील्ड के अंदर हो रहा है, किस तरह की स्थितियां जो है वो जो है फील्ड में चल रही है। और उसी का नतीजा था कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही फर्स्ट इंडिया ने अपना कैमरा दिखाया, चलाया, और उसके तत्काल बाद में जो विद्युत भवन जो कि पावर सेंटर माना जाता है वो पूरे प्रदेश के अंदर, वहां पर पूरा हड़कंप सा मच गया। और वहां पर जो बिजली के उपकरण हैं उनकी कैसे उपयोग जो है सुनिश्चित करने के डायरेक्शन भी दिए गए। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है विजेंद्र की, ये रियलिटी चेक जो करना पड़ा उससे पहले जिम्मेदारों ने कई चीजें ऐसी है जिनको बारीकी से अगर देखा जाए तो उनको अगर समीक्षा की जाती है उनकी, तो काफी हद तक बिजली बचाई जा सकती थी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। इस वक्त रोड लाइटें जो हैं उनका टाइमिंग का जो शेड्यूल है वो शाम को 5:30-6 बजे रोड लाइटों का शेड्यूल बना हुआ है, और शाम को सुबह 6 बजे तक जो रोड लाइटें वो जलती है। अगर अभी इस वक्त की बात करें तो तकरीबन 7-7:30 बजे तक दिन में उजाला रहता है शाम को, और सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास उजाले जैसी स्थिति बन जाती है। तो कम से कम ये वो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जिन पे ध्यान दिया जाए। अगर वो 1 घंटे 1.5 घंटे का। चूरू से कॉलर चिरंजी लाल जुड़े हैं। चिरंजी लाल जी, पहले तो बताइए आज चूरू का तापमान कितना है, दूसरा अपनी बात बताइए। सर 43 डिग्री तापमान है चूरू का जी। लाइव में हूँ, लाइव में। और बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो यही कह रहा हूँ कि रात को मतलब कल 23 तारीख को 11 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक मतलब बिजली कटौती हो रही थी 10-10 मिनट के गैप से जी। तो रात के टाइम में इतनी परेशानी, और फिर फोन करते हैं तो फोन उठाते नहीं है, स्विच ऑफ आता है। और इसका एरिया है धर्मस्तूप के पास में पावर बोर्ड का। ठीक है विकास जी, अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन शरण जी जवाब दीजिए सर। रात को 3-3, 4-4 घंटे की कट, और बेचारे फोन करें तो फोन ना उठाएं, ये व्यवस्थाएं। निश्चित तौर पर अभी इस समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया है, संवेदनशीलता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिए मुख्य सचिव को कि शाम को रात को बिजली जो है सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से चलनी चाहिए। किसी भी जनता को, राजस्थान की जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे आने वाले 1-2 दिनों में ये शाम को और रात को बिजली कटौती नहीं होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश कर दिए। ठीक है विकास, अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आपने कहा कि निर्देश दे दिए हैं और कटौती नहीं होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। कल रात को मैंने खुद ने उस चीज़ को अनुभव किया। एक जयपुर के अंदर निजी अस्पताल है, और निजी अस्पताल के अंदर कल 3 घंटे की बड़ी सर्जरी एक मरीज की हुई थी, और जब सर्जरी चल रही थी उस सर्जरी के दौरान 6 बार 3 घंटे के अंदर 6 बार ट्रिपिंग आई, 6 बार जो सिस्टम है उसको वापस से जो जनरेटर है उस पर लेना पड़ा। आप देख सकते हैं कि ये वो मतलब जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। वो इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है क्योंकि जो कटौती का सिस्टम बनाया गया है वो बड़ा अजीब सा बनाया गया है। 220 kV GSS से मैसेज दिया जाता है कि अब पूरा सिस्टम काट दीजिए, तो फिर 132 kV, 33 kV, फिर ये देखा नहीं जाता 33 kV पे कौन कौन से ऐसे फीडर हैं जो इमरजेंसी फीडर है, उन फीडरों पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ कटौती नहीं हो। लेकिन आप देख सकते हैं अस्पतालों के अंदर ही अगर एक अस्पताल के अंदर 18 बार 19 बार बिजली की ट्रिपिंग आएगी और सिस्टम बंद होगा तो कैसे पार पड़ेगी। और
जयपुर के अधिकांश अस्पतालों की हालत और जयपुर के बाहर के अस्पताल है वो तो कह सकते हैं उनका तो फीडबैक लेना ही कह सकते हैं अपने आप पे सवालों की बौछार करने जैसा होगा, क्योंकि जिन भी अस्पतालों से बात करते हैं कहते हैं कि बिजली का हाल बेहाल कर रखा है, आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में विजेंद्र मैं कहूंगा ये टोटल पूरी तरह से प्लानिंग का फेलियर है, क्योंकि 2 महीने पहले हीट वेव को लेकर के अलर्ट केंद्र सरकार जारी कर चुकी थी और उसके बाद में पूरा एक्शन प्लान बनाने के स्टेटों को निर्देश दिए गए थे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि उस जो 2 महीने का पीरियड था, उस 2 महीने के पीरियड के अंदर जयपुर डिस्कॉम समेत तमाम जो बिजली कंपनियां हैं उन्होंने जो हीट वेव की प्लानिंग पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इस बात पे प्लानिंग पे ध्यान दिया कि जो भीषण गर्मी होगी उसमें हमारा कंटिजेंसी प्लान किस तरह का होगा। फोकस इस बात पे दिया गया, क्योंकि मैं बताऊं विजेंद्र, बिजली कंपनियों के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला जब मार्च का महीना, जब रेवेन्यू टारगेट का महीना होता है, जब वो महीना होता है इसमें प्लानिंग की जाती है कि अगले 2 महीने में हमको बिजली किस तरह से दी जानी है, उस बिजली का प्लान क्या रहेगा, बैकअप प्लान क्या रहेगा, अगर बिजली का शॉर्टफॉल होता है तो शॉर्टफॉल के लिए किस किस तरह से हम सोर्स को जनरेट करेंगे, क्या हम लोड को मैनेज करेंगे और जो सिस्टम में जो बिजली का तंत्र है उस तंत्र को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या जरूरतें होगी। इन सब पर ध्यान देने के बजाय पिछला 1 महीना जो मार्च का महीना निकला वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए निकला कि कितने अभियंताओं के तबादले होते हैं। और मैं कहना चाहूंगा बिजली कंपनियों के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका मिला जब मार्च के महीने में ऐतिहासिक तबादले हुए। जो महीना रेवेन्यू के लिए लिहाज से था, जो महीना ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में बिजली का प्रबंधन करने से जुड़ा हुआ था, उस महीने में तबादला करके सारे अभियंताओं को बदला गया और तकरीबन इतने अभियंता बदल दिए गए कि अब अभियंताओं को पता ही नहीं कि वो कब। ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर जी जवाब दीजिए, क्या हम ये कहें कि भाई मिसमैनेजमेंट का शिकार हो रहा है राजस्थान इस वक्त, क्योंकि जिनको फर्क पड़ना चाहिए उनके दफ्तरों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज भी उनके लिए कोई बिजली किल्लत नहीं है, क्योंकि कमरों में एसी तो बेवजह चल रहे हैं। उनको क्या पता चल रहा है कि ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा है आम आदमी के साथ, शहरों के अंदर जो कमरों में बंद है उनके साथ क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो रो रहे हैं, गर्मी से परेशान हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है किसी को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है विजेंद्र जी। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार समाधान की तरफ ध्यान दे रही है। किस तरह से राजस्थान में जो ऊर्जा संकट है, जो पहले आप बताइए सर, अभी सुना ना विकास को 2 महीने पहले हीट वेव का अलर्ट था, क्या किया 2 महीने में? निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं ना कि निश्चित तौर पर हमने जो पावर प्लांट्स बंद थे, अगर आप देखेंगे पहले जो आपूर्ति हो रही थी वहां 3,500 मेगावाट की कमी थी, हमने उस कमी को कम करके 1500 मेगावाट पे लिया। मैंने आपको बताया ना, डिफरेंस जो है वो 1500 से 2000 मेगावाट के बीच हमने लाने की कोशिश की है 4 महीनों में, 5 महीनों में, और आगे हम इसका स्थायी समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस हिसाब से आपने देखा कि हमने एक MOU साइन किया है केंद्र की ऊर्जा कंपनियों से 2,34,000 करोड़ का, ताकि यहां 31,835 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सके और बिजली में हम आत्मनिर्भर हो सके। कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ घोषणा पत्र में कहा ही था कि आत्मनिर्भर करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगी। अगर शैलेंद्र जी को सही मान ले तो कोई बिजली कटौती नहीं है, बेवजह की बातें हैं, क्योंकि उन्होंने तो लोड को बढ़ा दिया है, उन्होंने तो कंजप्शन बढ़ा दिया है, प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक पॉइंट और जोड़ता हूं मैं, 20%। देखिए पिछली बार मई 2023 से अगर मई 2024 का आंकड़ा देखेंगे तो बिजली की आपूर्ति में 20% का इजाफा हुआ है। आप देखिए, क्योंकि अब जनता ये रिपोर्ट बनती है, बाकायदा रिपोर्ट बनी है, तो यही बता रहे हैं 20%। एक साल में अगर 20% बिजली की मांग बढ़ी है तो उसी अनुसार हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। या प्लानिंग नहीं होती है? शैलेंद्र जी देखिए, बात ऐसी है, 2021-2022 कोविड की मार स्टेट झेल रहा था। उस वक्त जो बिजली की ग्रोथ थी, उस ग्रोथ का पता था कि अभी इस वक्त ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्या मान के चले कि उन 2 सालों में जो ग्रोथ नहीं हुई उस ग्रोथ का आगे इफेक्ट नहीं आएगा? क्या प्लानिंग हर महीने के, हर 3 महीने के अंदर जो पावर परचेज एग्रीमेंट होते हैं, हर 3 महीने के अंदर जो पावर की समीक्षा होती है कि कितनी पावर चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं बिजली का ऐसा तंत्र नहीं है कि 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर पावर परचेज की जाती है। 1 दिन के अंदर 96 ब्लॉक होते हैं, उन 96 ब्लॉक के अंदर लोड मैनेजमेंट देखा जाता है और उस ब्लॉक के लोड मैनेजमेंट के हिसाब से पावर परचेज होता है। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो करने में डिस्कॉम प्रशासन कह सकते हैं पूरी तरह से फेल साबित हुआ। मैं अपनी बात को और ऐड करना चाहूंगा, मैंने कहा कि मार्च के महीने में जिस तरह तबादले किए गए, जिस तरह से जो काम करने का समय था उस वक्त तबादलों फोकस किया गया। मैं आपको दूसरा एग्जांपल और दूंगा, मैं चिकित्सा महकमा जो है वो भी मैं डील करता हूं। चिकित्सा महकमे में भी यही क्राइसिस था। उस वक्त मौसमी बीमारी का सीजन था, साथ में अलर्ट था हीट वेव को लेकर के। उस वक्त चिकित्सा मंत्री ने कह सकते हैं बड़ा डिसीजन लिया कि किसी का तबादला नहीं करना है।
तकरीबन ही मान के चलिए चिकित्सा महकमा जहां पे सबसे ज्यादा तबादले होते हैं वहां पर मात्र 200 तबादले किए गए। उसके अलावा चिकित्सा मंत्री ने साफ कर दिया कि मैं तबादले जब ही करूंगा जब पूरा सिस्टम आ जाएगा। लेकिन बिजली की बात करें, मार्च का महीना पूरे अभियंताओं को बदल दिया गया, प्लानिंग नहीं की गई। अब जो अभियंता फील्ड में बैठे हुए उनको पता ही नहीं है कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, सिस्टम में क्या क्लैप्स है। अब जिनसे बात करते हैं बोलते हैं पुराने वालों ने ध्यान नहीं दिया। अरे इस वक्त तो सिस्टम को पूरी तरह से मजबूत रहना चाहिए। और विजेंद्र, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं बिजली का शॉर्टफॉल है। दिन के अंदर राजस्थान के अंदर बिजली का शॉर्टफॉल नहीं है, उसके बावजूद लोगों को कटौती का सामना करना पड़ रहा है। क्या कोई जवाब दे सकता है कि जब शॉर्टफॉल नहीं है तो फिर बिजली कटौती क्यों हो रही है? उसका कारण यह है कि जो फील्ड का सिस्टम है वो फील्ड का सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त नहीं किया गया। मेंटेनेंस के नाम पे जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए उसका सिर्फ ओनली भुगतान किया गया, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया गया। और साथ में तीसरी बात यह कि जो सिस्टम खस्ता हाल है जिसको लेकर के फील्ड से प्रपोजल ऊपर गए थे उन प्रपोजलों पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए आज ओवरलोड सिस्टम पूरा हो गया है। आप देख सकते हैं कि 220 केवी, आप ताजुब करेंगे, 220 केवी जीएसएस का जो ट्रांसफार्मर है वो ओवरलोड हो रहा है, वो बंद हो रहा है। 220 केवी जीएसएस तो सबसे रिलायबल सिस्टम है जिस पर विश्वसनीयता रहती है, क्योंकि उससे 132 केवी जीएसएस चलता है, उससे 33 केवी जीएसएस चलते हैं। आप देखिए जब 220 केवी जीएसएस जो है उसका ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहा है, इसका मतलब आपकी प्लानिंग की फेलियर है। आपने नहीं देखा कि वहां लोड मैनेजमेंट किस तरह का होना चाहिए था। आप देखिए जयपुर में इंदिरा गांधी नगर में जो 220 केवी जीएसएस है पिछले 1 महीने के अंदर 6 बार ट्रिप मार चुका है। आधे घंटे तक 1/4 शहर जो है वो बिजली से महरूम हो चुका है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं इस चीज के लिए, और कहा जाता है कि सिस्टम ओवरलोड हो गया। सिस्टम ओवरलोड हो कैसे जाता है? आपको एनालिसिस करना पड़ता है ट्रांसफार्मर में कितना लोड चल रहा है, अगले 2 महीने में हीट वेव आएगी, डिमांड बढ़ेगी, कितना लोड बढ़ेगा, क्या उस ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जानी है, क्या बढ़ाई जानी है ट्रांसफार्मर की क्षमता, उसके अलावा उसमें और क्या क्या चीजें की जानी चाहिए, वो तमाम चीजें। अमित मल्होत्रा, अगर विकास को सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि बस सब 2 तारीख को 1 तारीख को सैलरी उठाते हैं चले जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमें कारणों पे जाना पड़ेगा। आज मेंटेनेंस का जो काम है वो सारा प्राइवेट फर्म को दे रखा है, कॉल सेंटर प्राइवेट का है। आज जितनी भी की कटौती हो गई है, जैसे विकास जी ने बताया कि दिन में हम सरप्लस है, कोई शेड्यूल कट नहीं है, वाकई बात सही है। आज यदि कोई फॉल्ट आता है, कुछ भी आता है, तो कारण सबसे बड़ा एक ही है, निजीकरण। चाहे आप उत्पादन की बात ले लीजिए, चाहे जैसे अभी भाई विकास जी ने बताया कि 220 जीएसएस पे फॉल्ट आ गया है। क्यों आ गया है? हमने ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों प्राइवेट में दे रखे हैं। हमने जो आधारभूत है पूरा बिजली का ट्रांसमिशन सिस्टम उसको प्राइवेट कर दिया। हमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो अच्छी तरह मेंटेन करेगा या नहीं करेगा। दूसरी बात, क्या उसकी ऑडिट होती है, क्या उसके बिल काटे जाते हैं? आज तक आपने कितनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया? मैं एक चीज रोकना चाहूंगा इसमें, एक मैं ऐड करना चाहूंगा। हाल ही में जब बिजली के बड़े एमओयू हुए थे, राजस्थान के लिहाज से एक बहुत बड़ा दिन था। उस दिन केंद्रीय मंत्री ने एक कमेंट किया था और वो कमेंट राजस्थान में बैठे हुए जितने भी अफसर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी नजीर थी। जब केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री जो है उन्होंने बड़ा कमेंट किया था आर के सिंह ने कि राजस्थान का प्रसारण तंत्र जो है बहुत चिंतनीय स्थिति में है। आप देखिए 2 महीने पहले केंद्रीय मंत्री ने अलर्ट दिया इस बात को लेकर के कि राजस्थान का जो प्रसारण तंत्र है वो बहुत चिंतनीय है। हमारे चैनल पर हमने सबसे पहले उस चीज को बताया भी कि किस तरह से केंद्र सरकार भी उस प्रसारण तंत्र को लेकर के चिंतित है, लेकिन उसके बावजूद उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसकी प्लानिंग नहीं की गई। उसका नतीजा है कि प्रसारण तंत्र फेल हो रहा है, प्रसारण तंत्र जो है वो रिलायबल नहीं हो पा रहा है, जबकि सबसे कह सकते हैं सबसे विश्वसनीय तंत्र है। और अमित जी बताएंगे इस बात को लेकर कि प्रसारण निगम का सिस्टम अगर फेल होता है तो कितना बड़ा लैप्स है पावर मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, ये बताएंगे, लेकिन नीमका थाना से लक्की चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। लक्की, जरा बताइए किससे सवाल है, क्या सवाल है या क्या पीड़ा है आपकी? सर पीड़ा ये है कि मैंने कल फर्स्ट इंडिया और सीएमओ राजस्थान पर भी ट्वीट किया था एक जी। 19 तारीख को रात को 1:30 को चोरी होती है डीपी की जी, मेरे घर के जस्ट सामने 50 फीट दूरी पर। ठीक है, लेकिन सर क्या होता है उस पर ना तो कोई एफआईआर दर्ज होती है, ना विद्युत विभाग के जेईएन कोई कार्रवाई करते। मैंने कल आपके न्यूज चैनल पर भी ट्वीट किया था जी, और मैंने बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग डाली है चोरों की डीपी लेकर जाते हुए, सीसीटीवी की भी रिकॉर्डिंग प्लस चेहरे प्लस बाइक 2 बाइक 5 लोगों की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। नहीं तो इसमें एफआईआर क्यों नहीं हुई? एफआईआर सर दर्ज ही नहीं करते ना। एफआईआर तो ये बोलते और हो जाने दो 5,000 चोरियां। शैलेंद्र जी? नहीं, आपने पुलिस थाना, जो संबंधित पुलिस थाना पड़ता है, वहां आपने फोन किया था या रिपोर्ट दी थी? अरे सर, बिजली विभाग कहाँ है, उसको नहीं पता चल रहा क्या चोरी हो गया, क्या चोरी नहीं हुआ? पूछ नहीं, क्या उसका बैकअप प्लान नहीं चाहिए? उन्होंने वीडियो बनाया है, वो बता रहे हैं वो चोरी हो रही थी, तो क्या आपने उस समय पुलिस को इत्तला करी, और अगर करी तो
रिटर्न में करी या मौखिक करी? सर ये क्या होता है फर्क कि पड़ता है इससे? यूनियन नहीं, रिपोर्ट मेरी देता है, जनता रिपोर्ट नहीं दे सकती इसमें। अरे आप इन्फॉर्म तो कर सकते हो ना। बिजली विभाग वाले भी पहुंच गए थे, आपने बताया, वीडियो बनाया, तो बिजली विभाग वालों ने क्या कार्रवाई की? बिजली विभाग वाले कहाँ हैं? बिजली विभाग वाले तो ये बोल रहे हैं पुलिस के पास गए थे साहब, FIR दर्ज नहीं की उन लोगों ने। ठीक है, नहीं, अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो ये वाकई गंभीर मामला है कि अगर चोरी हो रही है डीपी और उसकी पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, बिजली विभाग के कर्मचारी जाते हैं, आपका वीडियो वहां रहता है, उसके बावजूद अगर वो FIR दर्ज नहीं करते हैं तो बहुत ही गंभीर मामला है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्रिया लक्की हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन सा थाना पड़ता है आप से बताइए? हंसराज हमारे साथ जुड़े हैं। हंसराज बताइए क्या कहना चाहते हैं? विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये हम सरकारी जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, ये अगर बिजली बचाएं जैसा कि आपने दिखाया जी, तो हमें बाहर की बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। इसका लोड तो हम पे ही पड़ता है ना। जी बिल्कुल सही कहा सर। और खरीदना तो दूर है, कम से कम हमारे घरों तक तो बिजली आए। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि दरअसल बिजली की कोई कमी नहीं है, सरप्लस बिजली है सर। व्यवस्थाओं की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है। पंकज शर्मा जी, ये जनता का ये वाला दर्द कांग्रेस को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? नहीं, डेफिनेटली कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, लेकिन राजस्थान की भाजपा सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है और पूरा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। देखिए, इनको समझना पड़ेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इतना सारा सिस्टम चरमराया है और उसमें अपराध लगातार बढ़ रहा है। अभी ये जो कॉल आया नीमका थाना से, नहीं, ये तो नीमका थाना की बात है। आप जयपुर में जो खुद मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है सांगानेर, उसमें गाड़ियां चोरी हो रही हैं, लगातार बिजली कटौती हो रही है और लगभग 450 कॉलोनियों में बिजली कटौती हो रही है। तो जिस तरीके से सिस्टम चरमराया है और मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। 3 साल पहले भी बहस कर रहे थे अपन इन सब पे। हम आपकी कमियों को, कुप्रबंधन को ठीक करने का काम कर रहे हैं। जो आपने बिजली की हालत चरमरा गई थी राजस्थान में, हम 3 साल पहले भी डिबेट कर चुके हैं पंकज जी, और आज हम 100 दिन में उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। सुने क्या क्या सुने? जनता का दर्द कौन सुनेगा? अगर आपने तो 5 साल सुना नहीं, 3 साल पहले भी डिबेट कर रहे थे हम, आपने तो सुना नहीं। हम उसको ठीक करने में लगे और आने वाले 6 महीनों में निर्बाध रूप से जनता को बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा। समझ नहीं आ रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं, बेटियों के हाथ काटे जा रहे हैं, किसी को जलाया जा रहा है, आप बोलते नहीं है। ये आपका सिस्टम चरमरा चुका है। पर्ची सरकार दिल्ली से चलती है, ठीक कर रहे हैं आपके चरमराए लोग लगातार जो आपने कुप्रबंधन किया था, कोयले की कमी हो गई थी, थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए थे, हमने चालू करने का काम किया है। लगातार शिक्षा में आप देखें, कभी मोबाइल बंद करते हैं, कभी स्कूलें बंद करते हैं। कौन बोलेगा उन मुद्दों पर? आप विपक्षी बोलेगा भाई, विपक्षी बोलेगा। जो 5 साल आपने बेबसी सर रुकिए, जनता को तो सुनिए। मालवीय नगर से सुनील जुड़े हमारे साथ। सुनील, अपनी पीड़ा बताइए क्या है? 1 मिनट शैलेंद्र जी, 1 मिनट भाई, 1 मिनट पंकज, 1 मिनट फैसले लिए। अरे सर, जनता को तो सुन लीजिए, 1 मिनट, 1 मिनट जनता को तो सुन लीजिए। शैलेंद्र जी, 1 मिनट सर, जनता को तो सुन लीजिए। हमारे कॉलर जुड़े हैं सुनील मालवीय नगर से। अरे सर सुनिए ना, जनता को तो सुनिए सर, जनता को तो सुनिए। हाँ ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट सर। सुनील कहिए भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, हमारे मालवीय नगर में कल रात से कम 6 से 7 बार लाइट गई। हम मॉर्निंग में वही इनका जो कॉल सेंटर है वहाँ पे तो कॉल कोई पिक ही नहीं करता। जब मैं मालवीय नगर जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है वहाँ गया शिकायत करने, तो वहाँ भी लाइट नहीं आ रही थी। तो ये हालत है सर। सुनील, अब मैं किससे क्या पूछूं बताइए? इतनी बुरी हालत है सर, बताइए। शैलेंद्र जी बताइए क्या करें बेचारे? क्या 6 बार लाइट जाएगी रात को? 6 बार? निश्चित तौर पर चिंतनीय बात है। पूरे राजस्थान को रत जगह करना है। बिल्कुल आपकी बात निश्चित तौर पर चिंतनीय है। जनता को लाइट आबाद रूप से मिलनी चाहिए। जो सिस्टम मैंने आपको बताया ना, 5 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो सिस्टम को चरमरा दिया था, खत्म कर दिया था, उसको ठीक करने में 100 दिन हमारी सरकार को आए, 100 दिन हुए। हम उस व्यवस्था को ठीक करने में लग रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट जो बंद थे उनको हम चालू कर रहे हैं। जो चीजत थी उस चीजत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वितरण कंपनियों को हमने निर्देश नेहरू गांधी जिम्मेदार है आज की स्थिति के लिए। नेहरू गांधी जिम्मेदार सरकार ने कहा है, कमाल कर रहे हैं सर। नेहरू गांधी जिम्मेदार है आज की स्थिति के लिए। ये तो मैं कह ही नहीं रहा, ये तो कह ही नहीं रहा, लेकिन 5 साल की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। आपने सुना नहीं विकास ने क्या बताया कि भाई 2 महीने पहले
केंद्र सरकार ने विजेंद्र जी, मैं बाकायदा आंकड़ा पूछता हूं हीट आपसे। वेव का रेड अलर्ट जारी किया और व्यवस्थाओं को सुधारने निश्चित, की बात बिल्कुल सही की। बात है। आपके ही केंद्रीय राज्य मंत्री ऊर्जा के आकर कहते हैं कि व्यवस्थाएं पूरे तरीके से लचर हो चुकी हैं, उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। एग्जांपल देके बात करना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। 15,000 मेगावाट की मांग है राजस्थान में। पहले कांग्रेस के समय में 3,500 मेगावाट। अरे सर, फिर आपने नहीं सुना प्रोग्राम में भाई, फिर नहीं सुना आपने। अरे सुन लो, विकास क्या कह रहे हैं? सुन लो उसको हम शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, थर्मल पावर प्लांट को शुरू किया शैलेंद्र है। गुर्जर जी, हमने गैस पावर प्लांट शुरू अरे किया है। शैलेंद्र हमने गुर्जर जी, जो एक मिनट 20% सर, एक मिनट। डिमांड शैलेंद्र गुर्जर जी, उसका समाधान आपने अमित और विकास को फिर नहीं सुना। वो क्या कह रहे हैं? बिजली सरप्लस है, सरप्लस है, निश्चित तौर पर सरप्लस देखिए, है। हम इसका फिर बताऊं, समाधान निकालने की सरप्लस है, बढ़ रहे हैं। मिल नहीं रही है जनता भारतीय को। जनता पार्टी समाधान निकालती है, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं कि उसकी व्यवस्थाओं को खराब विकास कर दे। कहीं ऐसा हम तो नहीं कि भाई इसको काम करने निश्चित के लिए तौर पर डिस्कॉम के कर पास जमीन पर लोग ही नहीं है, अधिकारी नहीं है, और इसलिए जो सरप्लस बिजली है वो घरों तक पहुंच ही नहीं रही है। देखिए विजेंद्र जी, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने, क्योंकि बिजली होने के बावजूद अगर उपभोक्ता के पास बिजली नहीं मिल रही तो एक अपराध की श्रेणी में माना जाता है। क्योंकि जो राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग है वो भी ये कहता है कि अगर डिस्कॉम के पास बिजली है और अगर उसके बावजूद उपभोक्ता बिना बिजली के रहता है तो उसको हर्जाना मिलना चाहिए, ये प्रोविजन है। लेकिन क्या होता है कि हम जागरूक होते हैं, ना हमको पता होता है इस चीज़ का कि हम कैसे, और वो प्रक्रिया इतनी काफ़ी जटिल है जिससे कि उपभोक्ता अपना दावा पेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि बिजली उपलब्ध है उसके बावजूद सिस्टम की फेलियर की वजह से जयपुर शहर के अंदर, जयपुर शहर की बात कर रहा हूं, जयपुर शहर में 1 दर्जन के आसपास एएन ऑफिस ऐसे हैं जो कि राजस्थान डिस्कॉम्स के खुद के नियम कायदे कानून जो बने हुए हैं उनसे दुगना भार जेल के काम कर रहे हैं। 27,000 से 28,000 उपभोक्ता एक एएन ऑफिस पे होने चाहिए। इससे ऊपर जो एथिकली जो है वो इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर बात करें राजस्थान के जयपुर शहर की, मानसरोवर 70,000, भांकरोटा 72,000। आप देखिए इतना ओवरलोड सिस्टम जो है वो इसलिए है क्योंकि उपभोक्ताओं के हिसाब से बिजली के दफ्तर नहीं है। आपने क्या प्लानिंग की? आपने सर्किल बदल दिए। जो जयपुर शहर का 1 सर्किल था उसको 2 सर्किल में तब्दील कर दिया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ग्रास रूट पर प्रॉब्लम क्या है। ग्रास रूट पर प्रॉब्लम यही है कि एक अभियंता जो है उसके पास 72,000 उपभोक्ता हैं। 72,000 उपभोक्ताओं मतलब मान के चलिए एक घर में अगर 5 लोग रहते तो तकरीबन 350 के आसपास, 3.5 लाख के आसपास उपभोक्ता उनके पास व्यक्तिगत उपभोक्ता हैं जो कि उनसे सीधे संवाद करते हैं बिजली की आपूर्ति बंद होने पर। क्या मान सकते हो आप कि एक एएन जो है 3.5 लाख उपभोक्ताओं के फोन उठा सकता है? क्या वो मेंटेन कर सकता है उन चीजों को? ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए। जिन दफ्तरों में ओवरलोड सिस्टम है, वास्तव में जिन एएन ऑफिसों के अंदर उपभोक्ताओं की संख्या नियमों से पार हो चुकी है, उनके बारे में विचार किया जाए कि क्या वास्तव में उनका सब डिवीजन है उसको तोड़ना चाहिए, और तोड़ना चाहिए तो उसमें और क्या मूलभूत सुविधाएं उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ये वो प्लानिंग के पार्ट है जो होनी चाहिए। अगर इस तरह की प्लानिंग होती है तब जाकर के हम अभियंता पे भी दोष लगा सकते हैं कि आपके यहाँ सप्लाई बाधित हो रही है। एक अभियंता 72,000 उपभोक्ता कैसे वो मैनेज करेगा? मैं विजेंद्र कहना चाहूंगा, 3-4 अभियंताओं से मेरी 2-3 दिन में बात हुई है, उनके आंखों से आंसू आए नहीं, बाकी रही नहीं। उन्होंने ये तक कह दिया कि इस मौके पर तो हमको निलंबित हो जाना चाहिए क्योंकि गाज भी सबसे ज्यादा उन्हीं पर पड़ती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं और प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई लापरवाह कौन है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि लापरवाह कौन है। मंत्री जी के दफ्तर में बेवजह बिजली चल रही है, एएन के ऊपर बेवजह का प्रेशर है, सरप्लस बिजली है राजस्थान के पास, उसके बावजूद रात में 6-6, 7-7 बार बिजली कट रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद चल लौट रहे हैं। आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई लापरवाह कौन है जिनकी लापरवाही की वजह से राजस्थान में हर आदमी परेशान है। तापमान 40 से 48 डिग्री और दिन में 5 से 10 बार इलेक्ट्रिसिटी कट। कोई तो जिम्मेदार होगा और इसका भुगतान कौन कर रहा है? विद्युत विभाग के कर्मचारी। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, तस्वीर जरा देखिए। चूरू की तस्वीर है जहां विद्युत विभाग के कर्मचारी को बंधक बना लिया गया। बिजली कटौती से परेशान दलित बस्ती के लोगों ने बंधक बना लिया। कर्मचारियों की गाड़ी के चारों टायरों की लोगों ने हवा निकाल दी। 12 घंटे तक अंधेरे में रहे बस्ती के लोग और जिम्मेदार अधिकारियों के फोन नहीं उठाने के बाद बस्ती वासी भड़कने लगे।
आज सुबह विभाग के कर्मचारी और ठेकेदार पहुंचे मौके पर। कर्मचारियों को देखते ही परेशान बस्ती वासियों का आक्रोश फूट पड़ा और विवाद बढ़ने पर चूरू कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की गई। लेकिन यह हकीकत है, बिजली की कमी नहीं है। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर जरा देखिए, बिजली के फ्रीक्वेंसी मीटर की तस्वीर आपको दिखाते हैं और यह तस्वीर जरा देखिए। फ्रीक्वेंसी 0 और 50.3 फ्रीक्वेंसी। और जरा समझिए इसको, विकास जरा समझाइए फ्रीक्वेंसी मीटर जो शो कर रहा है इसका मतलब क्या है? ये जो फ्रीक्वेंसी मीटर है ये पूरे देश की जो बिजली की उपलब्धता और उपलब्धता के बावजूद जो कमी है उस बेस पर लोड और उपलब्धता दोनों को मैनेज करता है ये फ्रीक्वेंसी मीटर। और आप इस फ्रीक्वेंसी मीटर में देखिए ये फ्रीक्वेंसी जो है वो दर्शा रही है इसके अंदर 50.4 फ्रीक्वेंसी है। यानी कि 50.4 फ्रीक्वेंसी मतलब ये है कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे बिजली की उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है इसका मतलब। और उस हिसाब से रेट 71 पैसे प्रति यूनिट की बिजली की रेट इस वक्त पूरे देश भर में चल रही है। जो फ्रीक्वेंसी मीटर अभी आप देखिए जैसे 50.8 होगा तो वहाँ 36 पैसे आ जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी मीटर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपकी बिजली की रेट जो है वो डाउन होती है। आप देखिए जैसे फ्रीक्वेंसी मीटर चल रहा है उस हिसाब से रेट भी रिवाइज हो रही है। आप देखिए 71 पैसे भी होती है, 35 पैसे भी होती है। यानी कि देखिए बिजली की उपलब्धता ये शाम का 6:30 बजे का विजुअल है, 7 बजे का विजुअल है जो कि पीक आवर्स का विजुअल है। तो ये वो लोड मैनेजमेंट है जो करना होता है अभियंताओं को, जो लोड डिस्पैच सेंटर में बैठे हुए अधिकारी हैं उनको करना होता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी। और इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है, फोरकास्टिंग होती है, पूरी मौसम की फोरकास्टिंग होती है। उसके अलावा पिछले सालों में बिजली की डिमांड का ट्रेंड क्या रहा है वो फ्रीक्वेंसी होती है। उसके अलावा मौसम ने किस तरह का ट्रेंड दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर पिछले सालों में गर्मी का क्या ट्रेंड रहा है उसकी फोरकास्टिंग होती है। तो ये तमाम तरह की चीजें इनको सबको काम हो जाए तो फिर शायद हमें बहस करने की जरूरत ही ना पड़े। बरकतनगर जयपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील कुमार जी। सुनील जी अपनी बात कहिए। हेलो जी सुन पा रहे हैं सर, बोलिए क्या कह रहे हैं? सुनील कुमार जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस देखते हैं वो कॉल करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन पंकज गंभीर स्थिति है और गंभीर स्थिति इसलिए नहीं कि बिजली नहीं है, बिजली तो है हमारे पास, बिजली बस आम आदमी के पास नहीं है। नहीं, डेफिनेटली विजेंद्र जी आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जिस तरीके से सरकार असंवेदनशील हो गई है और जिस तरीके से इस सरकार में बिल्कुल भी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई इवैल्यूएशन नहीं है। आप देखिए इसके जो सबसे बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं, ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के डायरेक्टर का पद खाली है, एमडी का पद खाली है, इसके अलावा आप बात करेंगे चीफ इंजीनियर के पद खाली है और ये मुकेश बंसल लास्ट हुआ करते थे एमडी, उसके बाद से ये पद भरे ही नहीं गए हैं। उसके अलावा आप देखिए कि काली सिंध का प्रोजेक्ट थर्मल हो, छबड़ा थर्मल हो, इसके अलावा राजवेश का थर्मल हो, ये सारी इकाइयाँ बंद है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे विकास जी ने अभी बताया कि 3 मंथ्स में एग्रीमेंट्स होते हैं, उन एग्रीमेंट्स में जब हमें बिजली लेनी है उस समय तो हमें 900 मेगावाट बिजली दूसरे प्रदेशों को देनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। और क्योंकि ऊर्जा मंत्री भी लगातार एक्टिव नहीं है, लगातार चुनावी राज्यों में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन उनको राजस्थान की जो जनता है उसको भगवान भरोसे छोड़ रखा है। सेम चीज मुख्यमंत्री जी के साथ। आपके नेता हमारी सरकार नहीं है, नहीं हमारी सरकार तो है, विपक्ष में जवाबदेही केवल सरकार की है, हमारी सरकार नहीं है। ये आपने सही कहा कि भाई विपक्ष की राजस्थान में कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जनता से विपक्ष को कोई लेना देना नहीं दायित्व है और हम जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे। आपके नेता कहां हैं सर? दौसा में आपके नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार जनता इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम जनता के साथ कदम से कदम मिलाएंगे और जनता के हितों के लिए, जनता के मुद्दों के लिए वहीं प्रचार करने में गए हुए हैं सर, आंदोलन करेंगे। आपके भी जितने बड़े नेता हैं ना वो सब प्रचार करने गए हुए हैं अपनी अपनी पार्टी। हमारे प्रचार गए हैं लेकिन सिस्टम हम नहीं चला रहे, वो हम तो विपक्ष में है, लेकिन हम जनता के मुद्दों के लिए सड़क पर उतर सकते हैं, वो काम हम नेता ही नहीं है, उतरेगा कौन सर जी? बरकत नगर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील कुमार जी। सुनील जी आवाज आ रही है आप तक मेरी? हाँ नमस्कार सर। हाँ बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ अभी कल पूरे बरकत नगर के अंदर लाइट चली गई थी और बार बार ये शट डाउन ले रहे हैं सर। और सर वहाँ से फोन आ रहे हैं, हमने कंप्लेंट कराई थी, वो कह रहे हैं लाइट सही हुई नहीं, कल 4-5 बार फोन आ गया, लेकिन और बार बार शट डाउन लेते रहते हैं ये लोग। काम पर एक्चुअली हो नहीं पाता, पब्लिक परेशान होती है। तो सही कहा सुनील जी, आपकी पीड़ा नहीं आज पूरे राजस्थान की यही पीड़ा है सर, और इसीलिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। व्यवस्थाएं ढुलमुल हो चुकी है या कहें कि डिस्चार्ज हो चुकी हैं। हिंडौन सिटी से रोहित कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पीड़ा है आपकी? सर सुबह लेट आती है 6 बजे, उसके बाद चले जाती है, फिर 11 बजे लेट आती है, फिर दिन भर 3-3.5 घंटे हो चुके हैं, अभी लेट नहीं आई। फिर रात में भी ऐसा ही होता है, रात में 2 घंटे लेट आती है, फिर उसके बाद चले जाती है हिंडौन सिटी में।
विजेंद्र जी, मैं एक बात जी और ऐड ऑन चैलेंज जी बताइए सर, एक जगह की स्थिति नहीं है सर, पूरा राजस्थान चरमराया पड़ा है। विजेंद्र जी, एक बात मैं ऐड करता हूँ, उसके बाद शैलेंद्र जी बोल देंगे। बोलिए, ये जो स्थिति पूरे राजस्थान में, राजस्थान के बाद की बात तो अलग है। आप देखिए कि जो सांगानेर विधानसभा है, मुख्यमंत्री जी का खुद का विधानसभा निर्वाचन था, उसमें भी 450 से ज्यादा कॉलोनी में लगातार बिजली कट है और अपराध चरम पर है। तो ये जो स्थिति है वो भयावह स्थिति है। ये कम से कम सबकी बिजली आ रही होती तो कहते मुख्यमंत्री वहीं पर बिजली लेकर चले गए, बाकी किसी का नहीं देखते हैं। मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र किसी भी तरीके से नहीं संभाला जा सकता। सुधार है, ये गंभीरता क्षेत्र के लिए नहीं है, तो राजस्थान के लिए कहां से होगी, उसका सवाल है। ये पीड़ा पूरे राजस्थान के फोन अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं सर, हर जगह एक सी स्थिति है। बिल्कुल विजेंद्र जी, बिजली की जो कमी हो रही है उसका हम स्थायी समाधान निकालेंगे। अरे सर नहीं है कमी बिजली की, आप भाई 1 घंटा हो गया मुझे प्रोग्राम करते पावर एक्सचेंज, हमने पावर एक्सचेंज कोई कमी नहीं है। पिछले हफ्ते में हमने पावर एक्सचेंज से 450 से लेके 650 लाख यूनिट बिजली खरीदी है। आपको मैं डेटा भी दिखा सकता हूं 17 मई से लेकर 22 मई तक का। ऐसा नहीं है कि भजनलाल सरकार संवेदनशील है, उन्होंने निर्देशित भी कर दिया है कि किसी भी तरह से बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी होनी चाहिए, शाम को रात को कटेगी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियां, जो लापरवाही है, सवाल का जवाब दूर किया जाएगा। सर पूरे राजस्थान में लापरवाही है, और आप इस प्रोग्राम को शुरू से सुनते तो आपको एहसास होता कि लापरवाही की जड़ भी आपने ही तैयार की है, जो तबादले किए हैं लगातार। लेकिन आप बताइए ना, एग्रीमेंट की बात कर रही थी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मुझे प्रोग्राम एग्रीमेंट तो इनके समय में हुआ, मुझे प्रोग्राम पहला तो ये कि भाई क्या बिजली की कमी है या नहीं हरियाणा में, दूसरा क्या अगर कमी नहीं है तो मानकर चलें कि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि हम अगर अपने दर्शकों को आश्वस्त भी कर दें कि भाई अगले 5-10 दिन में स्थिति सुधर सकती है, तो हम उनके साथ बेईमानी करेंगे। और विजेंद्र देखिए, पूरा अगर इस पूरे चैप्टर को अगर एनालिसिस करते हैं तो 2 चीज़ें हैं। बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो रात के वक्त में है, और रात के वक्त में इसलिए है क्योंकि रात के वक्त में डोमेस्टिक बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए बिजली कटौती करनी पड़ रही है। लेकिन जो दिन के अंदर बिजली कटौती करनी पड़ रही है वो सीधे तौर पर सिस्टम का फेलियर है, और सिस्टम के फेलियर की वजह से बिजली कटौती का सामना जनता को करना पड़ रहा है। अब रही बात रात की बिजली की, तो रात की बिजली का अगर लोड बढ़ रहा है, बिजली की डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन हैं, और उन अल्टरनेट ऑप्शन पे जाना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए। मैं हालांकि किसी को ये नहीं कह रहा कि इसकी बिजली काट के इसको दे दो, लेकिन अगर बात जनता के जीवन से जुड़ी हुई हो, क्योंकि देखिए ये जो गर्मी का टाइम हो इतना भीषण है कि लोगों की जान तक जा रही है, लू की चपेट में आ रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, इस तरह की स्थिति बन रही है। तो उस स्थिति में पहला दायित्व बनता है हमारा कि हम कम से कम बिजली की कटौती करें और लोगों को बिजली उपलब्ध कराएं। इसके लिए हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन किए, इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि इस वक्त हालात विकट हैं, क्योंकि इमरजेंसी से हालात हो गई है। तो उस इमरजेंसी हालात के अंदर जब इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है तो हो सकता है वो 50% लोड मैनेज करने में तैयार हो जाए। मंत्री ने लास्ट टाइम मीटिंग कब ली? अभी 1-2 दिन छोड़ दीजिए, व्यवस्थाओं को लेकर कोई मीटिंग हुई है ऊर्जा विभाग? सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने यही पूछा है कि ऊर्जा विभाग में जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उन्होंने आज तक ग्रास रूट पर बैठे हुए अभियंताओं से संवाद करना ही मुनासिब नहीं समझा। मैं अगर पिछले 6 महीने की स्थिति देखूं तो जब से ऊर्जा मंत्री ने काम संभाला है तब से लेके आज तक, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आज तक किसी भी फील्ड के अभियंताओं से बैठ करके ये चर्चा नहीं की कि आखिर फील्ड में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए, सिस्टम को इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए। और ना ही जो अधिकारी हैं उन्होंने अभी तक ऐसी कोई बैठक ली। खुद फील्ड के अभियंताओं कहते हैं कि हमारे से संवाद नहीं है, हमारी दिक्कतें सुनेगा तब जाके हम बता पाएंगे कि आखिर ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है। मटेरियल नहीं है, संसाधन नहीं है, दिन में अगर बिजली कट रही है, क्योंकि प्रबंधन का दावा है कि दिन में बिजली सरप्लस है, बिजली हमारे पास उपलब्ध है दिन में, फिर दिन में बिजली क्यों कट रही है, उसका कोई जवाब है? उसका जवाब सीधा सीधा ये है कि हमारा सिस्टम जो है वो फॉल्ट हो रहा है। और सिस्टम फॉल्ट इसलिए हो रहा है, एक तरफ जहां पे ओवरलोड सिस्टम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर फील्ड में जिस तरह की जरूरतें हैं, एएन ऑफिस खोले जाने चाहिए, संसाधन बढ़ाए जाने चाहिए, उस ओर ध्यान देने के बजाय सिर्फ इस बार ध्यान दिया जाता है कि मेंटेनेंस का भुगतान हो जाए, पैसा पेमेंट हो जाए। सुना रहे हैं, सुनिए सर। पूरा 4 जून 4 दबार चलिए वापस लौटते हैं। अलवर से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं नंद किशोर जी। नंद किशोर जी अपनी बात कहिए। जी सर, हमारे मोहल्ले में राजकलम से बोल रहे हैं नंद किशोर जी। हमारे मोहल्ले में 3 फेज के, 1 फेज हटा रखा है, 2 फेज कर रखे, रात भर लाइट नहीं आती, और 2 फेजों को 3 फेज कर रखे, और 3 फेज वालों को 2 फेज के ही 3 फेज बना के दे रखे। एक तेल मिल है, उसमें पैसे देकर वो उसको जम्पर को हटाए हुए है, और आधा किलोमीटर वो लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, जिसे लाइट 145 वोल्टेज 150 वोल्टेज की आती है, और रात भर आती नहीं है।
ठीक है सर, पूरी पीड़ा राजस्थान की यही तो है, लेकिन अमित जी आपको लगता है कि भाई जो निजीकरण हो गया उसने निजी लोगों की जिंदगी को हराम कर दिया है, आम आदमी की जिंदगी को हराम कर दिया है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात पकड़ी। हम इतनी देर से डिबेट कर गए लेकिन सब जने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा गए। मैं एक ही बात का आपको जवाब दे दूंगा कि मोंटेक सिंह आलूवालिया जो कांग्रेस के बहुत बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने पीपीपी मॉडल लागू किया, और उस पीपीपी मॉडल को लागू कौन कर रहा है? आज आप देख लीजिए, अभी विकास जी ने कहा कि 2 MOU हो गए। हम ये तो कह रहे हैं हमें बिजली मिलेगी, पर हमने अपना स्टेक खो दिया। हम अपना बिजनेस मॉडल, हम सेवा का क्षेत्र, हमने राजस्थान ने अपना स्टेक खो दिया। अब वो चला गया किसी और के पास में। हम निजीकरण लागू कर जा रहे हैं। प्रसारण निगम को 100% प्राइवेट में करने की योजना है। आज जब हमको ये योजना बनानी चाहिए कि हीट वेव से कैसे आजादी मिले, जनता को कैसे 24 घंटे बिजली मिले, तो हमारे पास में एक अधिकारी को ऐसे लगाया जाता है कि आपको प्राइवेटाइजेशन करना है। और किस मॉडल को लागू किया जाता है? जो कांग्रेस ने लागू किया था। बनाया किसने था? कांग्रेस ने। लागू कौन कर रहा है? बीजेपी। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगागा। ये बात सच है कि यहां राजनीतिक जो मुद्दा है वो इतना ज्यादा हावी है कि सब जने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। कोई ग्रास रूट पर नहीं जा रहा। सर, क्या ऐसी स्थिति है कि हम राजस्थान में अगले 24 घंटे में सबको बिजली दे पाए, या कहीं की मॉनसून का इंतजार कीजिए? देखिए, आज जब मेंटेनेंस करनी थी तो क्या डिस्कॉम के पास पैसा था या उसके पास समय था अधिकारियों के पास कि हमको मेंटेनेंस पे ध्यान देना है? हमने स्थानांतरण मार्च में क्यों किए? हमने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, 6,500 GSS पूरे राजस्थान में है, और सभी GSS आपने प्राइवेट क्लस्टर पे दे रखे हैं। 4 आदमी मिनिमम होने चाहिए, जिसमें स्किल्ड भी होता है, सेमी स्किल्ड भी होता है, अनस्किल्ड भी होता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज 90% GSS पे सिर्फ 1 कर्मचारी लगा हुआ है। पहली बात, वो प्राइवेट में देने नहीं चाहिए थे। मैं तो निगम से पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने इंडस्ट्रीज वाले GSS को निगम कर्मचारी के भरोसे क्यों छोड़ा हुआ है? यदि निगम कर्मचारी इतना अच्छा काम करता है तो बाकी को प्राइवेट में क्यों दिया? बताइए क्या कह रहे हैं विजेंद्र। एक बात तो और मैं कहना चाहूंगा, अगर ये मौजूदा सिस्टम रहा, आप कह रहे हैं कि बरसात का इंतजार करें, मैं कह रहा हूं बरसात का सीजन शुरू हो गया, उसके बाद भी बिजली उपभोक्ताओं की दिक्कतें समाप्त नहीं होने वाली अगर इस तरह की स्थिति बनी रही, क्योंकि हमारा सिस्टम मजबूत नहीं है, हमारा सिस्टम फेलियर स्थिति में आ गया है। जैसे बरसात शुरू होगी तो बरसात का बहाना लेकर के बिजली कटौती होगी। तो इसलिए सबसे बड़ा फोकस इस बात पर लेना चाहिए कि अभी इस वक्त चाहे प्रसारण निगम का तंत्र हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का तंत्र हो, उस तंत्र की मजबूती पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पूरा एक्शन प्लान बनाए, उस एक्शन प्लान को बना करके और अगले 5 सालों की 10 सालों की कार्य योजना बना करके उस हिसाब से सिस्टम को मजबूत किया जाए। अगर वो नहीं हुआ तो कटौती जनता की। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। एक और आंकड़ा आपको बताते हैं। दरअसल बीते 15 सालों में 5,000 लोगों की जान गई है, जिसमें विभाग के कर्मचारी भी हैं और आम जनता भी। और वो किस वजह से? कहीं खुले तार, कहीं शॉर्ट सर्किट, कहीं कोई कर्मचारी लाइन को दुरुस्त करने चला तो पीछे से लाइट को ऑन कर दिया गया। लापरवाह बहुत सारे हैं, लेकिन जिम्मेदार उनको बनना पड़ेगा, क्योंकि ये बात राजस्थान की है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन 4 जून को सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजों के लिए आप फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ बने रहिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सुबह 5 बजे से लगातार हर सीट और हर खबर की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। नमस्कार।